Dear students, in SST, I'm going to start your next chapter, that is your agriculture. So, in this chapter, we will try to understand the meaning of agriculture, some basic concept regarding to our country, and as well as we will try to define the types of agriculture and their main features. After that, we will understand some important crops in our country. So, let me start this topic. So as we know, India is an agrarian country. It means कि हमारी जो कंट्री है यह एग्रीकल्चर पे आधारित है. यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन हमारा एग्रीकल्चर होता है. वी आर गेटिंग फूड बिकॉज समवन इज डूइंग एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स फॉर अस. हम और आप हर कोई अपने आप को सर्वाइव करने के लिए फूड पे डिपेंड होता है, और यह फूड हमें तभी मिलता है क्योंकि कुछ लोग एग्रीकल्चर में, कृषि कार्य में लगे होते हैं. वे हमारे लिए फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं. और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ की सॉइल इतनी बेहतर है कि एग्रीकल्चर बहुत ही आसानी के साथ होती है. हम यहाँ पर डिफरेंट तरीके के फूड क्रॉप्स देख सकते हैं, कुछ कमर्शियल क्रॉप भी देख सकते हैं, कुछ हमारी कैश क्रॉप्स होती हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम देख सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि इंडिया हमारा एग्रीकल्चर में बहुत ही बेहतर है और यहाँ का क्लाइमेट और सॉइल फर्टिलिटी एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा फेवर करता है. एग्रीकल्चर सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रीज़. अब देखने वाली बात यह है कि एग्रीकल्चर सिर्फ हमारी फूड रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं करती है. कुछ ऐसी भी क्रॉप्स वगैरह होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती हैं. जैसे हमारा कॉटन. कॉटन हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है. वीट वीट हमारी बेकरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है. ऐसे ही हम देखिए रबर है, तो रबर का भी हम इस्तेमाल हम बहुत जगहों पर देख सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे हम रबर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे ये रबर क्रॉप्स हमारी बहुत बेहतर होती हैं. तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं. अब आते हैं, हम देखें तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को हम कुछ बेसिक उसका डिवीज़न किया गया है, तो हम इसके बारे में समझते हैं. एग्रीकल्चर को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया. पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होता है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि पीपल सिर्फ अपने और अपने परिवार के लाइफ सर्वाइवल के लिए प्रोडक्शन करता हूँ, तो ऐसी फार्मिंग, ऐसा एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस कहलाती है. लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम फार्मिंग यानी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वह सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते हैं. हम उसका प्रयोग मार्केट में उसको बेचते हैं, उससे हमको कैश मिलता है, हमारी इकोनॉमिक इनकम बड़ी अच्छी होती है. तो ऐसी फार्मिंग को हम कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं. यानी सिर्फ हम अपनी जीविकोपार्जन के लिए ना करके हम अपने बेनिफिट के लिए करते हूँ, तो वह फार्मिंग हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग होती है. तो कॉमर्शियल फार्मिंग में हमारा प्लांटेशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है या एग्रीकल्चर का फार्म होता है. अब आती है सबसिस्टेंस फार्मिंग. तो सबसिस्टेंस फार्मिंग हमारी 2 टाइप्स की होती हैं. प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ये बहुत ही पुरानी प्रचलन थी. बहुत पुराने समय में हम इसको ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे. आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी कुछ ट्राइब्स वगैरह होती हैं जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का प्रयोग करती हैं. अदरवाइज़ हमारी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा आपके स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादातर देखने को मिलती है. तो हम वन बाय वन हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में रीड करते हैं.
पहला है हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो मैंने इसको पहले ही बताया कि ये एक बहुत ही पुराने समय से चलने वाली एक एग्रीकल्चर का तरीका है। आज की डेट में बहुत ही रेयरली जगहों पर हमको ये कहीं कहीं पे देखने को मिलती हैं। सो लेट मी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग done with primitive tools like hoe, dao, digging sticks and community labor। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमारे प्रिमिटिव टूल्स में लाए जाते हैं। प्रिमिटिव टूल्स में जैसे हमारे कुदाल हुआ या फावड़े हो गए, हमारी डिगिंग स्टिक यानी कुछ ऐसे स्टिक्स जिनसे हम खुदाई करने का काम करते हैं वो खेतों में। तो इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल इस तरीके की फार्मिंग में ज़्यादा यूज होती है। यहाँ पर कम्युनिटी लेबर यूज़ में लाए जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग मिल करके इससे के एक पूरे लैंड मासेस का यूज़ करते हैं, उस पर अपना एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। डिपेंड्स अपॉन नेचुरल रेन एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। कि ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंड होती है। यहाँ पर जब बारिश होती है तो ये रेनफॉल जो होगी उसकी वाटर सोर्स पे डिपेंड होती है, नेचुरल फर्टिलिटी पे ये डिपेंड होती है। तो हम इसका थोड़ा सा नेचर देखें कि इसमें होता क्या है। जैसे एक बड़ा सा एरिया हमने लोगों ने उसको पहचाना कि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर करना है, तो उन्होंने क्या किया कि मिल कर के उस पूरी एरिया को एकदम साफ़ कर दिया। अब जैसे मान लेते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हों, पेड़ पौधे हुए, तो पेड़ पौधों को काट दिया गया, साफ़ सुथरा कर दिया गया। घास वगैरह हुआ या वहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हों तो उनको क्या करते, जला देते थे। उसके बाद से फिर उसको वहाँ पे कुछ दिन के लिए छोड़ देते थे और फिर उसको साफ़ करके दोबारा उस पर एग्रीकल्चर करते थे। तो कुछ समय तक वहाँ पर रुकते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे और प्रोडक्शन की वजह से धीरे धीरे होता क्या था कि उसकी जो फर्टिलिटी थी उस लैंड की वो कम हो जाती थी। तो वे लोग उस लैंड मास को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते थे और फिर एक नई एरिया पे जाते थे, फिर वहाँ पे उसको साफ़ करते, एग्रीकल्चर लैंड रेडी करते, वहाँ पे काम करते। और जब वहाँ के एग्रीकल्चर लैंड की जब फर्टिलिटी कम होती तो फिर वो वापस चले आते थे। तो ये उन लोगों का प्रोसेस हमेशा चलता रहता था। इसी वजह से इसको एक नाम दिया गया था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सो आगे देखते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन विच अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड एंड द ट्रीज आर बर्न टू डू कल्टिवेशन। इसको स्लैश एंड बर्न कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड को साफ़ कर दिया जाता था और ट्रीज़ वगैरह को जला दिया जाता था ताकि हम उस पर कल्टिवेशन अच्छे से कर सकें। When the fertility is decreased, they will shift and clear a new patch of forest। और जब फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती तो वे किसी अदर जगह शिफ्ट करते थे और वहाँ पर जाकर एक नए पैच ऑफ लैंड यानी एक फॉरेस्ट लैंड को या फॉरेस्ट लैंड के एक छोटे से टुकड़े को क्लियर करते थे और एग्रीकल्चर करते थे। सो इट इज़ योर स्लैश एंड बर्न टाइप या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस टाइप्स ऑफ फार्मिंग। So now some important facts regarding to this agriculture. Let me discuss about it. It is called a झूमिंग in northeastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland। कि इस तरीके की एग्रीकल्चर को यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को असम, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड में झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। पामलाओ इन मणिपुर, मणिपुर में इसको पामलाओ कहा जाता है। बेवार या दहिया इन मध्य प्रदेश, इसको मध्य प्रदेश में दहिया या बेवार कहा जाता है। पोड़ू और पेंडा
इन आंध्र प्रदेश, यानी हम कह सकते हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या पेंडा कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया कहा जाता है, मणिपुर में पामलाओ कहा जाता है, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको झूमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। और भी कुछ इसके नाम हैं, देख लेते हैं हम लोग। पामा डॉबी और कोमार या ब्रिंगा, ये कुछ नाम हैं जो हम उड़ीसा में देख सकते हैं। वेस्टर्न घाट में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। वालरी या वाल्ट्री, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको नाम दिया गया है। हिमालय बेल्ट में इसको खिल के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इसको कुरवा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इसको दीपा के नाम से जानते हैं। अंडमान और निकोबार में भी इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ वर्ल्ड लेवल पे भी इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहा गया है, और वेनेजुएला में इसको कोनाको कहा जाता है। ब्राज़ील में रोगा के नाम से जाना गया है। सेंट्रल अफ्रीका में इसको मसोली कहा जाता है। इंडोनेशिया में लदांग कहा गया है। वियतनाम में रा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो हम अलग अलग जगहों में, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में या वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग जगहों पे हम इसको अलग अलग नाम देखे जा सकते हैं। अगली एक टाइप से हमारी फार्मिंग का तरीका है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क इज़ डन विद हैंड। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होती है ये मैक्सिमम हाथों के द्वारा किया जाता है। इसमें मशीनों का इस्तेमाल बहुत ही रेयरली होता है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरियाज़ विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। इस तरीके की फार्मिंग हम हाई पॉपुलेशन डेंसिटी यानी ऐसी एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर हम इस टाइप की फार्मिंग देख सकते हैं। हाई डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, वाटर फॉर इरिगेशन इज़ यूज्ड। यहाँ पर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और वाटर की कमी को पूरा करने के लिए इरिगेशन का भी इस्तेमाल होता है। यानी ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंड ना हो करके कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस पे भी डिपेंड होती हैं। लैंड होल्डिंग आर वेरी स्मॉल विच मेक्स इज अनइकोनॉमिकल, कि ये जो होती हैं ये छोटी छोटी ज़मीनों पे, यानी जो लैंड मासेज होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं, तो स्मॉल लैंड मासेस पे करने की वजह से ये इकोनॉमिकली बहुत अच्छी नहीं होती हैं। प्रैक्टिस मोस्टली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, और ये अधिकतर हमको नॉर्दर्न प्लेन्स में ही ज़्यादातर दिखाई पड़ती हैं। सो टुडे these two types of farming we have discussed. Next day we will discuss some other topics like as commercial farming and plantation. So we will discuss in next video. Thanks to all.